हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर ज्योग्राफी की क्लास में हम आगे चर्चा करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखा था। भूवैज्ञानिक संरचना व बनावट के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। उनमें हमने देखा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश। आज हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल पार्ट को उठा करके देखते हैं तो हमें इन फिजिकल फर्दर्स के अंतर्गत या इन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश की चर्चा करें तो हम भौतिक प्रदेश में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिमालय भौतिक प्रदेश की। हिमालय भौतिक प्रदेश किस अवस्था में है, सबसे पहले जानें हिमालय को। भारत के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने सामान्य अवस्था के आधार पर बांट करके देखा था। सामान्य अवस्था में हम 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश पाते हैं। एक उत्तर में विस्तृत पर्वत श्रृंखला, पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक हिमालय के दक्षिण में लेकिन भारत के उत्तरवर्ती भाग में, जिसको मैदानी प्रदेश कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान कहलाते हैं, जिनका निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से हुआ था। और इसके बाद हम पाते हैं गंगा के मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और अंततः हम चौथा भौतिक प्रदेश और लास्ट भौतिक प्रदेश हम देखते हैं तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह जो हमारे कुछ द्वीप और समुद्र के किनारेवर्ती भागों पर फैले हुए मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। हम सबसे पहले हम चर्चा करें हमारे भौतिक प्रदेश को लेकर तो सबसे पहले हम हमारा पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं। भौतिक प्रदेश नंबर 1, हिमालय भौतिक प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को दिशा के साथ इसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है। इसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये हमारा प्रथम भौतिक प्रदेश है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें हिमालय के संदर्भ में कि हिमालय भौतिक प्रदेश किस अवस्था में है, किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम हिमालय के संदर्भ में हिमालय का विभाजन और उसकी उत्पत्ति के लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमालय के विभाजन और उत्पत्ति को लेकर के आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम इस हिमालय प्रदेश के पार्ट देखते हैं। इस हिमालय प्रदेश को 3 भागों में बांट करके देखा गया है। ये 3 पार्ट हैं हमारे ट्रांस हिमालय हिमालय तथा पूर्वी पहाड़ियाँ। इस प्रकार से 3 पार्ट हैं हिमालय के और इन 3 पार्टों के अंतर्गत हम संपूर्ण हिमालय को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ट्रांस हिमालय है। इस ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं। इनके अंतर्गत हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? हिमालय के 3 पार्ट हैं। इसके अंतर्गत हिमालय को देखते हैं
पूर्वी पहाड़ियों की कुछ स्थानीय पहाड़ियाँ हैं, इसको स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसके स्थानीय नाम कौन कौन से हैं? स्थानीय नाम देखिए, सबसे पहले हम देखें तो ट्रांस हिमालय जो भारत के पूर्णतः उत्तरवर्ती स्थिति में है, इसको कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट दूसरा है, इसको कहा जाता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और नंबर थर्ड है, इसको कहा जाता है जास्कर पर्वत श्रृंखला। इस प्रकार से ये 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट मानी जाती हैं या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय के अंतर्गत 3 जो श्रेणियां आती हैं या 3 भाग आते हैं या 3 पार्टों में इसको बांटा गया है। इनमें सबसे पहला पार्ट आता है, इसको कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय, इसी को कहा जाता है ग्रेट हिमालय। नंबर 2 इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। और नंबर 3 इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हिमालय के मूल रूप से जो विस्तृत हिमालय है, इसको 3 भागों में देखा गया है। एक महान हिमालय का सबसे बड़ा विस्तार, जिसको ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कहा जाता है। फिर इसके दक्षिणवर्ती भाग को कहा जाता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिणी भाग को या अंतिम हिमालय को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साथ मैदान शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हमारा जो विस्तृत हिमालय है वो ये है। यह है मुख्य हिमालय, मुख्य भाग ये है। भारत में विस्तृत हिमालय का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। साथ ही पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, इनको स्थानीय नामों से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम कुछ पहाड़ियों के नाम से इस हिमालय के भाग माने जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम चर्चा करें, नंबर 1 पर पटकोई बूम पहाड़ियाँ। पटकोई बूम पहाड़ियाँ। नंबर 2 पर चर्चा करें हम, इनको कहा जाता है नागा हिल्स या नागा पहाड़ियाँ। और 3rd की चर्चा करें तो इनको कहा जाता है मिजो पहाड़ियाँ। इस प्रकार से ये पूर्ववर्ती हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसकी कुछ पहाड़ी जो श्रृंखलाएं हैं, इनके अंतर्गत हम मेघालय की पहाड़ियों के भाग भी देखते हैं, जिनको हम गारो खासी व जयंती के नाम से जानते हैं। सामान्य तो उसको पठार की श्रेणी में शामिल किया जाता है, और उस पठार का भाग हमारा प्रायद्वीपीय पठार का अंग माना जाता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आने वाले आगे भौतिक प्रदेश के साथ करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन अवस्था अपने को ये ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहीं से प्रश्न बना करके उठा लिया जाता है, हिमालय के किस दिशा में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले उत्तरवर्ती जो हिमालय है उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके दक्षिण में हिमालय का महान हिमालय भाग आता है, उसके बाद में मध्य हिमालय आता है, इसके बाद में शिवालिक हिमालय आता है। क्रमशः ये उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित हैं। इससे और भी अगर डीपली जाकर के प्रश्न को पुटअप कर दिया जाता है तो वहाँ से स्थिति आती है, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को देकर के पूछा जाता है भारत की उत्तरवर्ती पहाड़ियाँ कौन सी हैं या उत्तरी हिमालय का भाग कौन सा माना जाता है। तो याद रहे, अंत में भारतीय उत्तरी सीमा के साथ, जहां हम चीन के साथ सीमावर्ती भाग को देखते हैं, काराकोरम पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, उसके दक्षिण में लद्दाख पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, उसके दक्षिण में जास्कर पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं।
इनके बाद में आता है महान हिमालय दक्षिण में, इसके दक्षिण में आता है मध्य हिमालय, फिर इसके दक्षिण में आता है शिवालिक हिमालय और शिवालिक के दक्षिण में मैदानों की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। अभी मानचित्र के माध्यम से इसको देखेंगे हम। सबसे पहले हम इस हिमालय की जो अवस्था है ये हमने देखी थी कि ये हमारा हिमालय है, और इस हिमालय को हम उत्पत्ति के आधार पर देखें कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं तो हिमालय को लेकर के सीधा सीधा सा पढ़ लेते हैं, हिमालय किस प्रकार से विस्तृत है, कौन से हिमालय की श्रेणियां कौन से राज्य में फैली हुई हैं। लेकिन बेसिकली प्रश्न उठा करके यहाँ पूछ लिया जाता है हिमालय के अंतर्गत कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, हिमालय किस श्रेणी का हिमालय माना जाता है, किस श्रेणी का पर्वत माना जाता है, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस युग की मानी जाती है, हिमालय की उत्पत्ति किस घटना के कारण से हुई है। तो हम सबसे पहले बेसिकली चर्चा वहीं से लेकर के शुरुआत करते हैं और अंततः हम इसकी विशेषता और महत्व तक पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले इनको शुरू करने से पहले हम हिमालय की बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और यहीं से प्रश्न मैक्सिमम उठा करके रख दिए जाते हैं, और जब उच्च स्तरीय एग्जाम होते हैं वहाँ प्रश्न सामान्यतः यहीं से उठा करके दिए जाते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले हम हिमालय की उत्पत्ति और उसकी अवस्था को देखते हैं कि किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, किस युग में होती है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसके डिवाइडेशन को आप उतार लें या लिख सकते हैं साथ साथ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये ध्यान दें, आपकी ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, और इसके लिए आप अपने नोट्स बनाते चलें, अपने हैंडराइटिंग नोट्स तैयार करते चलें, ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा सारगर्भित होंगे, ज़्यादा सीख पाएंगे आप। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं इसकी अवस्था को। डियर स्टूडेंट, आगे चर्चा करते हैं हम हिमालय की। सबसे पहले किस पॉइंट को लेकर के चर्चा करें तो उसका पहला पॉइंट है हमारा हिमालय की उत्पत्ति। कई कमेंट्स आपके ये भी आ रहे हैं, सर अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। आप अपने मोबाइल की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा लें, 480 पिक्सल पर कर लें, आपको क्लियर दिखाई देंगे, अक्सर साफ दिखाई देंगे, अक्सर कुछ बड़े भी दिखाई दे रहे हैं। सामान्य रूप से ये टेक्निकल आपके मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको आप अपने मोबाइल की सेटिंग से आप चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, हिमालय की उत्पत्ति कब और किस प्रकार से हुई है। देखिए डियर स्टूडेंट, हम पर्वतों की बात करें तो सामान्य रूप से पर्वतों का निर्माण है वो पृथ्वी की आंतरिक जो हलचल है, अर्थात पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं प्लेटें। एक छोटी सी जानकारी आप यहाँ रख सकते हैं कि प्लेट क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखें, धरातल के ऊपर असंगठित अवस्था होती है, असंगठित अवस्था। इस असंगठित अवस्था को हम कहते हैं मृदा। यहाँ आपको पुनः काम आएगा, जहाँ हमने सॉइल्स की बात की, मृदा की बात की, मृदा में भी ये आता है, और यहाँ प्रश्न पुटअप किया जाता है असंगठित अवस्था मृदा होती है। और जब मृदा आपस में जुड़ जाती है तो मृदा जुड़ने के बाद में विभिन्न प्रकार के तत्व बनते हैं, या विभिन्न तत्वों का योग मृदा होती है। विभिन्न तत्वों के योग से मृदा बनती है। विभिन्न तत्व मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न तत्वों के योग से मृदा का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व जब संगठित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात तत्वों का जो संगठन होता है वो संगठन कठोर अवस्था में होता है या ठोस अवस्था में होता है, और इस ठोस अवस्था के दौरान तत्वों के योग से चट्टान बनती हैं, या विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात चट्टानों में अनेक सारे तत्व पाए जाते हैं।
याद रहे ये टॉपिक मृदा पे भी काम आएगा, ये टॉपिक अपना चट्टान में भी काम आएगा और ये हमारे इस धरातल की स्थल संरचना के निर्माण में भी काम आएगा। तो यहाँ हम इसी कॉन्सेप्ट को समझे। सबसे पहले असंगठित अवस्था मृदा होती है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के योग से मृदा का निर्माण होता है। जब तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो इस संगठित अवस्था में जब तत्वों का संगठन हो जाता है, ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो यही अवस्था निर्माण करती है चट्टानों की। और विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं। विस्तृत अवस्था में पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों से निर्माण होता है प्लेटों का। प्लेटों का निर्माण होता है। यही प्लेट संरचना जो धरातल के आंतरिक भाग में पाई जाती है, विस्तृत अवस्था में पाई जाती है। सामान्य रूप से हम देखें धरातल के ऊपर 6 मुख्य प्लेटें और कुछ अन्य गौण प्लेटें, 22 गौण प्लेटें पाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान में 7 प्लेटें मान ली गई हैं। याद रहे, ध्यान रहे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार की प्लेट संचलन के कारण, प्लेट संचलन की घटनाओं के कारण या प्लेटों के संचलन से, प्लेटों के संचलन से जो गति उत्पन्न होती है, जो गति उत्पन्न होती है, इस गति के परिणाम स्वरूप धरातल के आंतरिक व बाह्य भाग पर हलचल से कुछ निर्माण क्रिया होती है, कुछ विध्वंस क्रिया होती है, कुछ नव निर्माण की क्रिया होती है। और इस हलचल के परिणाम स्वरूप ही भौतिक प्रदेशों में पर्वतों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की प्लेटें गति करती हैं और गति करने के परिणाम स्वरूप ये आपस में या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर हटती है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के आमने सामने आकर के टक्कर होती है। इनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं और इन हलचलों के परिणाम स्वरूप भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति या निर्माण होता है। याद रखें, देखिए प्लेट संचलन की घटना हमारे हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में किस प्रकार से है। तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लेट संचलन की घटना से हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेट संचलन की जो घटना है वो हमें हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट संचलन की घटना के कारण से हुई है। प्लेटों में संचलन हुआ और यही संचलन हिमालय की उत्पत्ति का कारण बनता है। किस प्रकार से हुआ, ध्यान दीजिए। प्लेटों में मुख्य रूप से 3 गतियां होती हैं। इन 3 गतियों में कौन सी गति हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का कारण बनती है। हम सबसे पहले देखें, प्लेटों में जो 3 गतियां हैं उनमें प्लेटों की पहली गति है अपसारी गति, अपसारी गति। दूसरी गति है अभिसारी गति, अभिसारी गति। और तीसरी गति है जो न निर्माण करती है न विध्वंस करती है, इसको कहा जाता है प्लेट सीमा या संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट गति। ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं प्लेटों में और इन 3 प्रकार की गतियों में एक गति जो विभिन्न प्रकार के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, उनमें ये जो गति होती है ये होती है अभिसारी गति। अभिसारी गति के कारण से पर्वतों का निर्माण होता है, अर्थात प्लेट संचलन की घटना। अभिसारी प्लेट संचलन, अभिसारी प्लेट संचलन की गति के परिणाम स्वरूप हमारे भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण हुआ है। किस प्रकार से है, हम एक बार के लिए इन तीनों को समझते हैं, कौन कौन सी गतियां किस प्रकार से होती हैं और हिमालय की उत्पत्ति में अभिसारी प्लेट गति का निर्माण किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति कर पाता है। देखिए, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करें प्लेटों की ये गतियां किस प्रकार से निर्माण करती हैं, क्योंकि हमारे आगे वाले भौतिक प्रदेशों के लिए भी इनका विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम देखें
अपसारी गति क्या होती है? कुछ इस प्रकार की प्लेटें जो भूगर्भ में स्थल मंडल के निचले भागों में पाई जाती हैं, इस प्रकार की कुछ प्लेटें होती हैं जो एक विस्तृत चट्टानों का एक समूह होता है, प्लेट कहलाता है। और इन प्लेटों में कुछ इस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर दूर जाती है, इस प्रकार से गतिमान होती है। ऐसी अवस्था में प्लेटों के बीच दरार उत्पन्न होती है। जब जुड़ी हुई प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो दूर जाते समय इनमें यहाँ भ्रंश की क्रिया हो जाती है, और इस भ्रंश के कारण से, ये जो भ्रंश उत्पन्न होता है, इस भ्रंश के कारण से धरातल के अंदर जमा जो मैग्मा लावा पदार्थ होता है, जिसके हम ज्वालामुखी में चर्चा करेंगे कितनी गहराई पर होता है, ये जो तप्त और गर्म जो लावा पदार्थ होता है मैग्मा के रूप में धरातल के अंदर पाया जाता है, ये सतह पर आ जाता है और सतह पर आकर के ऊपरी भाग में यहाँ जमा हो जाता है। तो इस अवस्था में ये आंतरिक रूप से दरारों से होकर के निकलने वाला मैग्मा पदार्थ जो लावा के रूप में बाहर आ जाता है, ये लावा पदार्थ पठार का निर्माण करता है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आता है, प्लेटों की किस गति के कारण से पठारों का निर्माण होता है? तो प्लेटों की अपसारी गति के कारण से पठारों का निर्माण होता है, अर्थात इनमें दो विपरीत दिशाओं में गति होती है। गति की दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। दोनों में दिखाई दे रहा है एरो का निशान, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और ऐसी विपरीत दिशा में जो ट्रैक्शन की क्रिया होती है, इस प्रकार से जुड़ी हुई प्लेट जब एक दूसरे से खिंच करके दूर होती है, बीच में जो दरार आती है, गैप आती है, आंतरिक जो पदार्थ है वो बाहर निकल करके धरातल के ऊपर आकर के जमना शुरू कर देता है। इस अवस्था को कहा जाता है मैग्मा, और मैग्मा जब धरातल के ऊपर आता है लावा कहलाता है। लावा के जमाव के परिणाम स्वरूप पठार का निर्माण हुआ है। हम कहते हैं कि हमारा भौतिक प्रदेश जिसको हम पठार कहते हैं, जिसका नाम प्रायद्वीपीय पठार है, इसका निर्माण भी प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हमारे इस ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप ही माना जाता है। नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार की गति होती है वो गति कुछ इस प्रकार से होती है, अभिसारी गति। और अभिसारी गति को हम देखें तो इस प्रकार से पाते हैं। इस प्रकार की दो प्लेटें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब यही प्लेट लगातार आमने सामने की गति करती हैं, इनमें आप एरो का निशान देख पा रहे हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर दबाव डाल रही है, लगातार इस प्रकार का दबाव बना रहेगा। यही अवस्था जो मध्यवर्ती भाग पर जहां कमजोर चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ का भाग ऊपर की ओर उठ जाता है और इस प्रकार से इनमें वलन पड़ जाता है। ऊपर की ओर उठे हुए भाग पर पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की बनी संरचना को कहा जाता है पर्वत, और हिमालय इसी प्रकार का एक निर्माण है। अब यहाँ एक प्रश्न आपके सामने निकल के आ रहा है, हिमालय किस प्रकार की प्लेट संचलन की घटना के कारण से उत्पन्न हुआ है, निर्मित हुआ है, या हिमालय का निर्माण भूगर्भिक घटना की किस प्लेट संचलन से माना जाता है? तो अभिसारी प्लेट गति से पर्वत का निर्माण होता है, और हमारा हिमालय पर्वत है वो इसी प्रकार का उदाहरण माना जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, किस श्रेणी का है? तो यह वलित श्रेणी का है। लगातार दबाव की क्रिया जो हम बराबर बनी रहती है, चट्टानें आपस में जुड़ रही हैं, दोनों के ऊपर बराबर बराबर प्रेशर पड़ रहा है। इस घटना के कारण से, लगातार दबाव की क्रिया के कारण से, एक प्लेट और दूसरी प्लेट में दबाव के कारण से कुछ भाग इस प्रकार से उभर जाता है, ऊपर उठ जाता है। ऐसे पड़ने वाले मोड़ों की अवस्था ही पर्वत का निर्माण कहलाती है। इस प्रकार से इस पर बनने वाले जो दबाव की क्रिया है, इस दबाव की क्रिया के कारण यहाँ कुछ लहरदार आकृतियाँ बन जाती हैं, और ऐसे ऊपर उठे हुए भाग को कहा जाता है पर्वत। यहाँ याद रहे, इस अवस्था में जब प्लेटें दूर जा रही थी, आंतरिक अवस्था से निकलने वाला तप्त और गर्म पदार्थ बाहर निकल रहा था, मैग्मा के रूप में लावा बनकर के धरातल पर आ रहा था। यही स्थिति पठार का निर्माण कर रही थी।
इस घटना में ऐसी अवस्था बाहर नहीं होती है, क्योंकि लगातार चट्टानें आपस में दबाव करती हैं और दबाव का वह भाग जो कमजोर होता है, लगातार दबाव के कारण से वह भाग कुछ दब जाता है और कुछ उठ जाता है। इस प्रकार की घटना के कारण हमारे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है और हमारा हिमालय पर्वत की श्रेणी का पर्वत माना जाता है वलित। वलित का अर्थ होता है मोड़दार, तो वलित श्रेणी का पर्वत माना जाता है। प्लेट की तीसरी अवस्था होती है संरक्षी प्लेट, और संरक्षी जो प्लेट होती है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। एक प्लेट कुछ इस प्रकार से है, दूसरी प्लेट कुछ इस प्रकार से है, तीसरी प्लेट कुछ इस प्रकार से है और चौथी प्लेट कुछ इस प्रकार से है। जब प्लेटों का संचलन इस प्रकार से एक दिशा में हो और दूसरी प्लेट की गति है वो इस दिशा में हो, इस प्रकार से होने वाली इस प्लेट संचलन की जो क्रिया है ये एक समान अवस्था में बराबर बराबर गति करती है। इस अवस्था में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है, न मोड़ पड़ता है, न दरार के रूप में लावा मैग्मा पदार्थ बाहर निकलता है, केवल चटकन तो आ जाती है लेकिन कोई निर्माण और विध्वंस की क्रिया नहीं हो पाती है। इस प्रकार की घटना सुरक्षित मानी जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है संरक्षी प्लेट गति। यहाँ याद रहे हम दो भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर चुके हैं। एक भौतिक प्रदेश जो प्लेट की अपसारी गति के कारण होता है, एक प्लेट की अभिसारी गति के कारण से होता है। याद रहे अपसारी गति के कारण से पठार का निर्माण होता है और अभिसारी गति से पर्वत का निर्माण होता है। हमारे हिमालय की उत्पत्ति भी इसी प्रकार की अभिसारी प्लेट गति के परिणाम स्वरूप हुई है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि ये प्लेट किस प्रकार से संचलित होती हुई, गतिमान होती हुई हिमालय का निर्माण करती है। आगे वाले कंसेप्ट पर चलें तो आगे हम देखते हैं हिमालय जहाँ उत्पन्न है या आज हिमालय का जहाँ विस्तार पाया जाता है वहाँ पहले हिमालय नहीं था या कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती थी। तो यहाँ हिमालय किस अवस्था में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्थिति में एक बार इन प्लेटों को हम उतार लें। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करें तो देखें हम हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहला तथ्य हमारे सामने निकल कर के आया, वो ये था अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पत्ति हुई है। अब ये अभिसारी प्लेट संचलन है तो हम देखें कौन सी प्लेट थी जो अभिसारी प्लेट संचलन के रूप में गति करती हुई हिमालय का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम देखें एक सिद्धांत इस रूप में दिया है, और याद रखें दोस्तों राजस्थान के फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे वहाँ भी हम करेंगे, वहाँ हम जब मरुस्थल को पढ़ते हैं यही कंसेप्ट पुनः वापस आने वाला है, इसलिए आप यही ध्यान देकर के एक बार समझ लें इसको, राजस्थान का वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए जहाँ आज हिमालय खड़ा है वहाँ सबसे पहले हमने एक अवस्था पढ़ी है और वो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। तो वेगनर नामक एक महोदय था जिन्होंने इस प्रकार की एक भूसन्नति बताई, धरातल के ऊपर एक भूसन्नति थी। देखिए ये चारों ओर धरातल का वह भाग जिस पर जल आवृत था, जल फैला हुआ था, इस भाग को कहा गया था महासागर और इसका नाम रखा गया था महासागर का पैंथालासा। पैंथालासा ये महासागर था, संपूर्ण महासागर जिससे आज वर्तमान में हम महाद्वीप और महासागरों की अवस्था पाते हैं, यही महाद्वीप और यही महासागर हुआ करते थे। महासागर पैंथालासा से अनेक बने और महाद्वीप इस भूखंड को कहा गया। इस भूखंड का नाम था पेंजिया। पेंजिया ये था महाद्वीप,
पैंजिया एक महाद्वीप के रूप में जाना गया था। इस पैंथालासा महासागर का और इस पैंजिया महाद्वीप का विभाजन होता है, अर्थात धरातल में यही गति जो प्लेटों में संचलन की क्रिया थी, इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले भूगर्भिक घटना के परिणाम स्वरूप माना जाता है धरातल का पहला भाग टूट करके अलग होता है और इस भूभाग का ये जो क्षेत्र था, इस दक्षिणवर्ती भाग को कह दिया गया, दक्षिणी भाग इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड भूभाग। इस उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। पहली भूगर्भिक घटना के परिणाम स्वरूप अर्थात प्लेट संचलन की घटना के परिणाम स्वरूप पैंजिया महाद्वीप का विभाजन होता है और पैंजिया महाद्वीप दो खंडों में टूट जाता है। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बन जाता है। अंगारा लैंड भाग को इसी का नाम पाते हैं लारेशिया। लारेशिया ही अंगारा लैंड था। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूट रहे थे, उससे पहले यहाँ एक जल सन्नति बन चुकी थी, धरातल में एक गड्ढा उत्पन्न हो चुका था और इस गड्ढे में मौसमी घटनाओं के कारण जब पर्यावरणीय दशाएं बदल रही थी तो इधर से बहने वाली सभी नदी तंत्रों द्वारा लाकर के इस क्षेत्र में जल छोड़ दिया जाता है और ये जल नदी धाराओं के रूप में, सागर सरिताओं के रूप में यहाँ अपने जल को लाकर के एक जल अभिनति का निर्माण कर देती हैं और यहाँ एक धरातल के ऊपर आंतरिक रूप से एक सागर का निर्माण हो जाता है। इस सागरीय भाग को कहा जाता है टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब याद रहे ये ऐसी घटना बार बार आगे क्यों चलती रही, जब इस प्रकार की घटना घटती गई और इस घटना के परिणाम स्वरूप जब धरातल से बहने वाली सागर सरिताओं ने धरातल पर मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप आने वाली वर्षा के माध्यम से यहाँ नदियों की शाखाएं निकल करके इस भूसन्नति में अपने जल को ला करके डालती हैं, तो अपने साथ लाए गए अवसाद पदार्थ को भी इसमें निक्षेपित करती रहती हैं और इस भूसन्नति का तल है ये अवसाद के कारण भर जाता है और इस अवसाद के कारण जब ये भरा हुआ तल होता है, इस पर लगातार धरातल पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण से इस दबाव वाली अवस्था में दो प्रकार की जो गतियां हो रही थी, इन गतियों से इस स्थान पर उभार उत्पन्न हो जाता है और इस स्थान पर जो उभार उत्पन्न होता है यही हमारा हिमालय बनता है। याद रहे साथियों, इस भूभाग के उत्तरी किनारे पर टेथिस सागर के उत्तरी भाग पर या उत्तरी किनारे पर इस भूसन्नति में मोड़ पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण होता है। मोड़ पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण होता है। ये इसके निर्माण की घटना थी। इस निर्माण की घटना को सबसे पहले बताने वाले जो विद्वान थे वो रहे हैं वैगनर महोदय। वैगनर महोदय द्वारा ये बताया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया कि प्लेटों में किस प्रकार की गतियां हो रही हैं और इन गतियों के परिणाम स्वरूप एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर, जैसा कि हम नाम जान चुके हैं, महाद्वीप के रूप में पैंजिया नाम हम देख रहे हैं और महासागर के रूप में पैंथालासा नाम देख रहे हैं। इन महाद्वीपीय विभाजन के परिणाम स्वरूप एक ही भूखंड का टुकड़ा अनेक सारे टुकड़ों में टूट जाता है और वर्तमान में हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं।
उस समय जब ये पैंजिया महाद्वीप था, इस पैंजिया महाद्वीप में भूस्खलन संचलन की घटना हुई, उस समय एक जल सन्नति जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर जल सन्नति के उत्तरी भाग में यहाँ कुछ मोड़ का निर्माण हो जाता है या दबाव के कारण से वलन पड़ जाते हैं, और इन वलनों की जो अवस्था है, इसी वलन की अवस्था को हिमालय या पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये वलन पड़ते हैं, और ये जो वलन थे, ये वलन ही हमारा क्या है, हिमालय है। अंततः हिमालय इसी श्रेणी का माना जाता है। वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है। साथियों, एक प्रश्न साथ ही हम यहाँ भी देख लें कि हमारे वैगनर महोदय द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया, ये सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, ये 1912 में दिया जाता है। 1912 में दिया गया था। इसको कहा जाता है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अपर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो ध्यान दे लें, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, वैगनर द्वारा। कब दिया गया, 1912 में। हिमालय 1912 में नहीं बना, हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल में हो चुकी थी, लेकिन इसकी जानकारियां अपूर्ण थी। बार बार वर्तमान में भी भूवैज्ञानिक हैं जो इन तथ्यों के बारे में वर्तमान समय में भी अपनी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानकारियों पर शोध कर रहे हैं। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का है, जो वर्तमान में महाद्वीपों के विभाजन को लेकर के वर्तमान तक सर्वमान्य माना जाता है। तो 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया और पैंथालासा महासागर था, यही विभाजित होता है, और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप टेथिस सागर की भूसन्नति में जो उभार आता है, उसके उत्तरी भाग पर हमारा हिमालय खड़ा हो जाता है। एक वलन की क्रिया के कारण यही क्षेत्र कहलाता है हमारा नवीन मोरदार पर्वत। तथ्य को समझ पाए होंगे, लॉजिक है। इसके निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिया जाता है किस प्रकार की उत्पत्ति हुई है, किसका भाग माना जाता है, और अंततः यहाँ हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश मरुस्थल को भी लेकर के पूछा जाता है। तो साथियों, एक चीज और देख लें इसके साथ ही, इसमें जो तलछट जमा थी, ये तलछट जब दबाव के कारण से ऊपर उठ करके आ जाती है, पानी था वो निकल करके बाहर निकल जाता है और इस जलीय भाग का अंग बन जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ गड्ढेनुमा भाग यहाँ फिर शेष बचे रह जाते हैं। इन गड्ढेनुमा भागों में बचा हुआ जो पानी था, आज हमें थार के मरुस्थल में खारे पानी की स्थायी झीलों के रूप में दिखाई देता है। तो हम निश्चित रूप से मान सकते हैं कि धरातल के ऊपर पहले कभी भूसन्नति रहा करती थी, उस भूसन्नति का जल कभी खारा हुआ करता था, और वो खारा जल आज मरुस्थलों में हमें स्थायी खारे पानी की झीलों के रूप में दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से हमारा हिमालय और थार का मरुस्थल है वो साथ साथ बना है। जिस युग में भी बना होगा, दोनों की उत्पत्ति निश्चित रूप से साथ रही होगी। अभी हम उत्पत्ति की चर्चा करते हैं, किस युग में इसका निर्माण होता है। एक बार के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो हम उत्पत्ति के बारे में देख चुके। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हमें प्लेट संचलन की घटना के द्वारा और टेथिस सागर की भूसन्नति के उत्तरी भाग या उत्तरी सिरे पर उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। अब आगे हम चर्चा करें तो हमारे प्लेट विवर्तन की घटना के बाद अगर ये घटना जब हिमालय का निर्माण करती है, इनको उत्पन्न करती है, वो युग था, अर्थात ये किस युग का माना जाता है, तो हम इसकी अवस्था को प्राप्त करें। आयु व युग के साथ प्लेट विवर्तन की घटना के परिणाम स्वरूप जो हिमालय उत्पन्न होता है, बनता है, इसकी आयु मानी जाती है वर्तमान से 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। वर्तमान से
4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। युग था टर्शियरी काल, इसमें आकर के इसका निर्माण होता है। हमारा राजस्थान का जो थार मरुस्थलीय भाग है वो भी टर्शियरी काल का ही माना जाता है। और ये हमने देखा था कि टेथिस सागर की भूसन्नति का जो अवसाद पदार्थ ऊपर उठ करके सूखा बन जाता है, सूख जाता है, मरुस्थल का भाग बन जाता है, उसमें कुछ खारे पानी की झीलें रुक जाती हैं जो इसका प्रमाण बताती हैं कि पहले टेथिस सागर था। दबाव के परिणाम स्वरूप अवसाद पदार्थ का उत्तरी जो भाग था वो दबाव के कारण से ऊपर उठ जाता है, कमजोर चट्टानें थी जो हिमालय का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति है वो हमें दो प्रकार की अवस्थाओं से नजर आती है। आयु इसकी लगभग वर्तमान से 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व बताई जाती है और साथ ही ये घटना है ये इस युग की है, टर्शियरी काल में इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लॉजिक तक पहुंचते हैं कि हिमालय इस अवस्था में आकर के निर्मित होता है या हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब आगे हम देखें हिमालय के संदर्भ में कुछ सामान्य तथ्य कि हिमालय पर्वत हमारी क्या महत्वपूर्ण विशेषता और महत्व रखता है, या हिमालय का अपने महत्व और विशेषताओं के साथ क्या संबंध पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में आगे जो हमारी कुछ चर्चाएं हैं जहां प्रश्न लेकर के एक पूछ लिया जाता है दिशा और स्थिति और निर्माण की अवस्था को। तो सबसे पहले हम देखें, हमने देखा कि एक पुरानी वैश्विक घटना के रूप में या हम जाने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जब प्लेट संचलन की घटना घटी और उस प्लेट संचलन की घटना के कारण हिमालय का निर्माण होता है, तो ये केवल एक दिन या एक समय की घटना नहीं है जिसके कारण एक साथ ही हिमालय की उत्पत्ति होकर के रुक गई हो। आज भी हम देखते हैं हिमालय आज भी निर्मित हो रहा है, आज भी उसकी ऊंचाई में ग्रोथ हो रहा है। जैसा कि हम उसकी ऊंचाई के संदर्भ में पाते हैं, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो आज वर्तमान में 8,850 मीटर मान ली गई है, अर्थात आज भी हिमालय उठ रहा है। इस अवस्था को लेकर के हम देखें तो हिमालय का कौन सा भाग सबसे पहले बना और कौन सा भाग सबके अंत में बना, तो सामान्य सी जो अवस्था है यहाँ बनती है कि हिमालय जिस प्रकार से एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी सड़क को पार करके दूसरे किनारे की ओर गिरती है, तो सबसे पहले जो ही वो अनबैलेंस होकर के गिरती है उसका एक भाग, एक हिस्सा टूटता है। उसके बाद में जब वो जंप लगा करके दूसरी तरफ गिरती है तो उसका कुछ और भाग टूट करके उससे अलग हो जाता है या शीशा टूट जाता है। नेक्स्ट में जब वो थर्ड राउंड में जाती है या तीसरी बार गिरती है तब तक उसके टायर अलग हो जाते हैं और अंत में जब लास्ट में गिर करके वो रुकती है तब तक वो डैमेज होकर के चिपक जाती है। इसी अवस्था में कुछ हिमालय का निर्माण हुआ है। पहला झटका लगा तो उस समय हिमालय का पहला भाग बन करके आया जिसको हमने देखा था ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का सबसे पुराना भाग है। प्रश्न पूछ लिया जाए हिमालय का कौन सी श्रेणी या हिमालय का कौन सा भाग प्राचीन हिमालय है, तो हिमालय तो नवीन ही है, लेकिन इनमें भी सबसे पहले बनने वाला हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। और इसके बाद बनने वाला जो हिमालय यानी दूसरा झटका या दूसरी भिड़ंत, दूसरे दबाव के कारण से जो निर्मित हुआ वो था हमारा महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। थर्ड नंबर पर बना, इसके बाद बना वो था हमारा मध्य हिमालय। नंबर 4 नंबर पर बना या अंत में जो हिमालय बना वो था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिमालय का प्रारंभिक भाग और हिमालय का अंतिम भाग इस रूप में निर्मित होते हैं।
हिमालय का अंतिम निर्माण हमें शिवालिक हिमालय के रूप में दिखाई देता है और हिमालय का प्रारंभिक भाग है वो ट्रांस हिमालय के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय की उत्पत्ति और इसके निर्माण की क्रिया को हम समझ चुके हैं। आगे हम देखें हिमालय के कुछ विशेषताएं और महत्व को। तो हिमालय अपने आप में कुछ विशेषताएं भी रखता है। किस रूप में रखता है? उसकी कॉमन जानकारी, अर्थात हम हिमालय की संपूर्ण की सामान्य जानकारी लेते हैं या सामान्य विशेषताओं को देखते हैं और सामान्य महत्व को देखते हैं। हिमालय हमारे भौतिक प्रदेश के साथ किस प्रकार से कुछ विशेषता और महत्व रखता है। आगे हम देखें हिमालय की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं हिमालय की? तो सबसे पहले हिमालय की पहली विशेषता है हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। पहली विशेषता हिमालय का निर्माण है वो टर्सरी युग में होने के कारण हिमालय एक नवीन श्रेणी का वलित पर्वत माना जाता है। साथ के साथ ही आप भी इसको नोट डाउन करते चलें, हिमालय नवीन वलित पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट स्थिति हिमालय की नेक्स्ट विशेषता इसका जो विस्तार है वो दिशा के साथ पूछ लिया जाता है और ये दोनों तीनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और यहाँ से कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो आने वाले हैं वो भी हम साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए हिमालय के विस्तार की बात करें तो हम पाते हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पूर्व की ओर। यानी इसका कॉमन जो विस्तार हम पाते हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पाते हैं और इसके जो विस्तार की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मानी जाती है। अब यहाँ से प्रश्न निकल करके आता है इसके जो विस्तार की जो अवस्था है उसमें सर्वाधिक विस्तार विशेषताओं से ही निकल कर के आने वाला प्रश्न है सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है इसका उत्तर पश्चिम में, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उत्तर पश्चिम में। इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ज्यों-ज्यों हिमालय हम पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसके विस्तार में कमी आ जाती है, इसकी चौड़ाई घट जाती है। याद रखें अभी चित्र के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से हम इसको देखेंगे तो ये स्पष्ट अवस्था अपने को नजर आएगी। तो सर्वाधिक जो विस्तार की अवस्था है वो उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। अब इसके विस्तार के साथ में इसकी कुछ विस्तार की जो दिशाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। विस्तार की दिशाएं, अब इसमें कॉमन प्रश्न होता है हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है, लेकिन पूछ लिया जाता है किस राज्य में हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो याद रखिए साथियों सिक्किम राज्य और इसका जो विस्तार प्रारंभ होता है सिक्किम राज्य में, साथ ही पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग
स्थान से लेकर पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग से लेकर इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो विस्तार की जो अवस्था है वो पूर्णतः पश्चिम से पूर्व की ओर किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम राज्य में। लेकिन प्रारंभ होती है पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग से प्रारंभ होकर सिक्किम राज्य में इसका विस्तार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पाया जाता है। अंत विस्तार की दिशा में आगे की ओर नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठा करके दिया जाता है, ये दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, इसकी पूर्व में जाने के बाद में दिशा हो जाती है दक्षिणी। सबसे पहले हम देखें राज्य, पूर्व में जाने के बाद में इसकी दिशा हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ भी ध्यान दें, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसके जो विस्तार की जो अवस्था है वो अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद में किस दिशा में हो जाती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। याद रखें, कुछ दिशा भ्रमित करने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद में इसकी स्थिति ये हो जाती है, तो ध्यान दें इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्व या दक्षिण पूर्व। इस स्थिति को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की ओर, वापस पश्चिम की ओर जा रहे हैं और उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। सिक्किम राज्य में आकर के इसकी दिशा इस प्रकार से सीधी हो जाती है, अंत में जाकर के ये इस प्रकार से घूम जाता है। तो यहाँ तक की स्थिति तो आती है अरुणाचल प्रदेश के लिए और ये स्थिति आती है सिक्किम के लिए। तो सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, यहाँ आकर के इसकी दिशा को लेकर के भी प्रश्न कर लिया जाता है। अब इसकी कॉमन जो आगे की विशेषता है उस विशेषता पर आगे चले हम। तो नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 एक बार के लिए, या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हम 3rd विशेषता को देखें। तो 3rd विशेषता है इसकी हिमालय नवीन चट्टानों से बना हुआ है और उन नवीन चट्टानों से बना हुआ होने के कारण यहाँ भूकंप की घटना सर्वाधिक होती है। अर्थात इसकी उत्पत्ति नवीन काल में होने के कारण अभी ये पूर्णतः समायोजित तो नहीं हो पाया है। जैसा कि हमने देखा आज भी हिमालय ग्रोथ कर रहा है, हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार से हिमालय भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अभी अस्थिर अवस्था में है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक भूकंप की घटनाएं होती हैं। भूकंप सर्वाधिक आते हैं, भूकंप की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। डियर स्टूडेंट, विशेष बात है भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हम उसी हिमालय के किसी एक राज्य को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक भू घटनाएं या भूकंपीय घटनाएं दिखाई देती हैं। ये अवस्था हमारे हिमालय के विस्तार के साथ होने के कारण ही ऐसा पाया जाता है। साथ में हम देखते हैं कि इसकी अन्य जो विशेषता हैं, विशेषता नंबर 4 कि यहाँ सर्वाधिक ऊंचाइयां भी हैं। भारत की और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई भी पाई जाती है और उन सर्वाधिक ऊंचाइयों में हम देखें तो भारत और नेपाल देश में विश्व की
टॉप हाईएस्ट पीक है वो भारत और नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल इसका लेकर के देखें, कौन कौन सी श्रेणियां ऊंचाई के साथ यहाँ पाई जाती हैं, उनमें माउंट एवरेस्ट, सर्वाधिक ऊंची है। नेक्स्ट चोटियों में ले हम मकालू चोटी, नेक्स्ट चोटियों में हम लें केटू या गोडविन ऑस्टिन चोटी, नेक्स्ट चोटियों में हम बात करें कंचन जंघा चोटी। कुछ इस प्रकार से ऊंची चोटियां जो हिमालय की विशेषता पाई जाती हैं। अगर इनके अलावा भी हम और ऊंची चोटियों की बात करें जो हम आगे की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे, इसी के अलावा नंगा पर्वत चोटी है, इसके अलावा बंदरपुर चोटी है, त्रिशूला चोटी है, बद्रीनाथ चोटी है। इसी के अलावा हम देखें अन्नपूर्णा चोटी है, धौलागिरी की चोटी है। इसी प्रकार की कुछ ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं जो हिमालय का ही भाग मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं और साथ में सर्वाधिक ऊंची चोटियों के अलावा यहाँ अधिक ऊंचाई होने के कारण इस क्षेत्र में ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ हिम ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिम ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिम ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिम ग्लेशियरों की अवस्था को लें तो यहाँ कुछ ग्लेशियरों की बात करें हम तो हिम ग्लेशियरों में हम कुछ ग्लेशियरों का नाम इस प्रकार से देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियरों की स्थिति भी यहाँ पाई जाती है जो अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ वर्ष भर हिम से आच्छादित रहते हैं, ढके रहते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट विशेषता हम पाते हैं, एक बार के लिए इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट विशेषताओं में हम चलें, नेक्स्ट विशेषता नंबर 6, नेक्स्ट विशेषता नंबर 6। हमने देखा कि यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर पाए जाने के कारण यहाँ अनेक सारी नदियों का उद्गम स्रोत भी माना जाता है। तो यहाँ नित्यवाही नदियाँ, नित्यवाही नदियों का स्रोत भी हिमालय है। नित्यवाही नदियाँ निकलती हैं और इन नित्यवाही नदियों में हम कुछ विशेष नामों की चर्चा करें तो यहाँ प्रश्न आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन नित्यवाही नदियों में सिंधु नदी, सिंधु की सहायक श्योक नदी, यहाँ जम्मू कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों में गंगा नदी और यमुना नदी। यमुना नदी अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में बहने वाली
वर्षवाही नदियों में कुछ महत्वपूर्ण नदियां जिनका उद्गम हिमालय से होता है और भारत को सिंचित करती हुई, भारत को जल देती हुई बहकर के सागरीय भागों तक पहुंचती हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियां हम यहाँ देख पाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी का भाग है। इसके अलावा अगर हम व्यास नदी की बात करें वो भी इसी का भाग है। अगर हम रावी नदी की बात करें वो भी इसी नदी का भाग है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत भी हमारा हिमालय माना जाता है। साथ ही हम नेक्स्ट स्थिति को देखें तो विशेषता नंबर 7 पर हम पाते हैं कि यहाँ अगर अधिक ऊंचाइयाँ हैं, ग्लेशियर हैं, नदियाँ हैं, तो यहाँ वर्ष भर आर्द्रता बनी रहने के कारण यहाँ वनस्पति की विविधता भी पाई जाती है, तो जैव विविधता का केंद्र भी है। जैव विविधता का केंद्र, और यहीं से प्रश्न आता है, जैव विविधता केंद्र के रूप में हॉट स्पॉट माना जाता है हिमालय को, और इस हॉट स्पॉट को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। तो यहाँ जैव विविधता केंद्र के रूप में हिमाचल प्रदेश का कालका क्षेत्र, कालका हिमाचल, जैव विविधता केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी हिमालय के भाग को अगर आगे हम देखें तो विशेष जैव विविधता केंद्र के रूप में माना जाता है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, जैव विविधता का धनी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की जैव विविधता भी देखने को मिलती है, पेड़ पौधों में भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ विविध प्रकार के पेड़ पौधों के साथ में जैव विविधता में जीवों की विविधता पाई जाती है। ध्रुवीय भालू भी यहाँ देखने को मिलते हैं, लंबे लंबे बालों वाली बकरियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के अन्य जैसे कि कश्मीरी मर्ग यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ जैव विविधता का धनी भी माना जाता है। जीवों में हम कश्मीरी मर्ग को लें, कश्मीरी मर्ग जिसको कस्तूरी मर्ग के रूप में जाना जाता है, यहाँ पाया जाता है। इस प्रकार की जैव विविधता का धनी भी हमारा हिमालय माना जाता है। अगली विशेषता में अगर हम देखें तो जैव विविधता के अतिरिक्त यहाँ इस हिमालय प्रदेश में विशेषता पाई जाती है कि इस क्षेत्र में कुछ सुंदर घाटियाँ भी पाई जाती हैं। तो सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, सुंदरता की छटा के लिए विशेष महत्व है। विशेष महत्व माना जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि सुंदर छटा है। तो यहाँ एक उद्योग विकसित होता है और वो उद्योग आपके एग्जाम के लिए पूछ लिया जाता है, और वो होता है, इस उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है पर्यटन उद्योग या पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन उद्योग के लिए समृद्ध माना जाता है। इस प्रकार से हमारे हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं, और इस पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ नाम आएंगे। जैसे मैं इधर कुछ नाम बताए देता हूं या कुछ नामों की चर्चा करता हूं जिनको आप देखें, जो hamaरी हिमालय वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। कुल्लू मनाली, देहरादून, कुल्लू मनाली, देहरादून, रानीखेत, मंसूरी, श्रीनगर, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन महत्व के कुछ स्थल हैं जो हमारे लिए पर्यटन का केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अब एक ऐसा राजधानी भी क्षेत्र है जो पर्यटन के रूप में इसी हिमालय का भाग माना जाता है। एक बार इसका चयन करें, कौन से क्षेत्र जो राजधानी के रूप में होगा। याद आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला।
यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको लेकर के प्रश्न कर लेता है, तो ये याद रखें, जिनकी चर्चा हम आगे भी पुनः करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हिमालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका कुछ विशेष महत्व भी है, इसके महत्व को जानते हैं निम्न बिंदुओं के अंतर्गत, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के तहत अपन चर्चा करें तो हिमालय का महत्व हमारे भारत के लिए या हमारे लिए क्या है, इसके महत्व को कुछ निम्न बिंदुओं के तहत समझें। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो हमारी जलवायु का निर्धारण करती है, अर्थात भारत की जलवायु पर विषम परिस्थितियां कुछ अलग बनती, जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक साइबेरियाई शीत जो हवा है, जो शीतकाल में ध्रुवीय क्षेत्र से भारत की ओर आती है, साइबेरियाई क्षेत्र से भारत की ओर आती है, लेकिन हिमालय की अधिक ऊंचाई के कारण हिमालय के उत्तरी भाग में ही रुक जाती है और भारत की जलवायु को शीत होने से बचाती है। इस प्रकार से भारत की जलवायु का निर्धारण करने में भी इसका योगदान है। साथ ही खनिजों की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। यहाँ याद रखें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कुछ खनिजों को यहाँ ढूंढा गया है या नए खनिजों के भंडारों का पता लगाया गया है। वो खनिज कौन से हैं? तो याद रहे, जम्मू कश्मीर में यूरेनियम को ढूंढा गया है, यूरेनियम को खोजा जा चुका है, खोजा गया। साथ ही एक खनिज यहाँ पहले से ही प्राप्त है और वो है टर्सरी काल का कोयला, यहाँ पाया जाता है कोयला, और ये कोयला है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो इस दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हिमालय वाला क्षेत्र हमारे लिए विविध प्रकार के खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही इसका सामरिक महत्व भी है, अर्थात अधिक ऊंचा होने के कारण हमारी प्राकृतिक सीमाएं बनती हैं, जिसकी चर्चा हम भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में हमने की थी कि जिनकी सीमाएं हमारे हिमालय के साथ आबद्ध हैं, लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। उनमें हमने देखा था भूटान एक तरफ हमारी सीमा का सीमांकन करने वाला पड़ोसी देश है, दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं के साथ हिमालय के साथ लगने वाला देश है, नेपाल हमारी सीमाओं के साथ लगने वाला देश था, भूटान हमारी सीमाओं के साथ आबद्ध था, और वहीं उत्तर पूर्व में अगर जाएं तो अराकान योमा पर्वत के साथ समानांतर हिमालय जो म्यांमार को अलग करता है। इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण भी होता है। इसी प्रकार से हमारे हिमालय का भारत के संदर्भ में कुछ विशेष महत्व है जिनको लेकर के भी प्रश्न कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करें हिमालय के विभाजन को लेकर के, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हिमालय के उन विभाजनों को देखते हैं जिनका नाम हमने इससे पहले देखा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वी हिमालय, जिसके स्थानीय नाम थे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देखें तो हमारे इन हिमालय के भागों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ये जो तीन पहाड़ी श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं ये कहलाती हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको कहा जाता है काराकोरम श्रेणी, इसको कहा जाता है लद्दाख श्रेणी, और इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। यहाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तीनों की लोकेशन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण की ओर करम, इसको मिलकर के काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को मिलाकर के कहा जाता है ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र।
इसके बाद में विस्तृत और लंबवत अवस्था में हमें उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर देखती हुई एक लंबी सी क्रमबद्ध अवस्था दिखलाई पड़ती है। इसको कहा जाता है महान हिमालय। ये श्रेणी महान हिमालय के नाम से जानी जाती है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की स्थिति आती है। शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में यहाँ से मैदान प्रारंभ हो जाते हैं। नदियों द्वारा लाया गया तलछट प्रारंभ हो जाता है, तो ये कहलाते हैं मैदान और मैदानों की उत्तरी सीमा से प्रारंभ होते हैं हिमालय और हिमालय की दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होते हैं मैदान। अब इनका जो विभाजन है उस विभाजन की रूपरेखा पर क्वेश्चन होता है कि इनमें सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले बनने वाला हिमालय ट्रांस था, ट्रांस के बाद में महान बना, महान के बाद में हमें मध्य हिमालय की उत्पत्ति और अंत में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में एक भ्रंश पाया जाता है। आगे हम हिमालय के बीच पड़ने वाले कुछ विभाजन की अवस्था को देखते हैं। कुछ भ्रंश द्वारा इनको अलग किया गया है। ये भ्रंश कौन कौन से हैं, इनको अलग करने की जो अवस्था है इसको कहा जाता है मध्यवर्ती भाग, जो हमें कुछ भ्रंश के रूप में इस प्रकार से गैप के रूप में दिखाई देता है, दरार के रूप में दिखाई पड़ता है। इन एक हिमालय के पार्ट को दूसरे हिमालय से अलग करने का कार्य करता है। इसको कहा जाता है इंडो-सच्चर थ्रस्ट। इंडो-सच्चर थ्रस्ट। इंडो-सच्चर थ्रस्ट है, ये किन किन को अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भ्रंश कुछ इस प्रकार से है और ये भ्रंश अलग करता है महान हिमालय व मध्य हिमालय को। इस भ्रंश को कहा जाता है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सीमा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। फिर इनके बीच में मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में भ्रंश आता है इस भ्रंश को कहा जाता है MBT। इस भ्रंश को कहा जाता है MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। मैन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके बाद में मैदानों के साथ आता है। इस भ्रंश को कहा जाता है, जो मैदान और शिवालिक को अलग करते हैं, इस भ्रंश का नाम है HFF। HFF हिमालयी फ्रंट फोल्ट या हिमालयी अग्र भ्रंश। हिमालयी
अग्रभ्रंश। इस प्रकार से मुख्य रूप से हमें कुछ भ्रंश दिखाई पड़ते हैं। इन भ्रंशों का संबंध पूछ लिया जाता है, कौन से हिमालय को कौन से हिमालय से अलग करते हैं, या किन दो हिमालय के मध्य कौन सा भ्रंश पाया जाता है। अब हम इसको कुछ यहाँ इस प्रकार से देखें तो ये हिमालय की स्थिति और इन भ्रंशों की स्थिति इस प्रकार से बनती है। इंडो-सच्चर भ्रंश, इंडो-सच्चर भ्रंश। सबसे पहले हम देखें इंडो-सच्चर भ्रंश को, तो इंडो-सच्चर भ्रंश किन किन को जोड़ता है या किन किन को अलग करता है। ध्यान दें, इंडो-सच्चर थ्रस्ट या भ्रंश है वो ट्रांस हिमालय व महान हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करता है। इस भ्रंश को कहा जाता है इंडो-सच्चर भ्रंश। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंडो-सच्चर भ्रंश या इंडो-सच्चर थ्रस्ट है वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच के भ्रंश को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 की स्थिति आती है, इसको कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अब मुख्य केंद्रीय भ्रंश किनको अलग करता है। ध्यान दें, यहाँ हम बात करें तो यहाँ महान हिमालय और महान हिमालय के दक्षिण में पड़ने वाला मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इनको अलग करने वाले भ्रंश को कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इनको अलग करता है। नेक्स्ट स्थिति आती है नंबर 3, मुख्य सीमा भ्रंश। मुख्य सीमा भ्रंश किनको अलग करता है। ध्यान दें, मुख्य सीमा भ्रंश की बात करें तो मुख्य सीमा भ्रंश है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाले भाग को मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों को अलग करता है। एक है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, शिवालिक हिमालय को अलग करता है। इस प्रकार से इन दो के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करें तो नेक्स्ट 4 स्थिति आती है HFF या हिमालयी अग्र भ्रंश। हिमालयी जो अग्र भ्रंश है ये किनको अलग करता है। पुनः ध्यान दें, हिमालयी जो अग्र भ्रंश है वो शिवालिक को मैदानों से अलग करता है। शिवालिक हिमालय व मैदान, अर्थात कह सकते हैं विशाल मैदान। इन विशाल मैदानों को विभाजित करने वाले भ्रंश को कहा जाता है शिवालिक हिमालय और मैदानी भाग के बीचों बीच HFF या इसको हम HFF। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इनके शॉर्ट नाम इम्पोर्टेंट हैं। सामान्यतः ही पूछ लिया जाता है MBT, MCT, HFF और इंडो-सच्चर थ्रस्ट।
यहाँ भ्रंशों को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन से भ्रंश की अवस्थिति कौन से हिमालय के बीच बनती है, यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे हम चर्चा करेंगे हमारे हिमालय भौतिक प्रदेश के विस्तार को लेकर के। हमारी सबसे पहले चर्चा होगी हमारे ट्रांस हिमालय को लेकर के और ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियों को लेकर के। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज का जो हमारा कंसेप्चुअल टॉपिक था उसमें बेसिकली जब तक कि हम थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे, हम टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, आगे केवल और केवल रटने तक की चीज़ें रह जाएंगी और रट करके हम स्थायी रूप से याद नहीं रख सकते। इसलिए मैंने इस क्लास में समझाने का बेसिकली हमने इस क्लास को अच्छा समझाने का प्रयास किया है। आप भी इस वीडियो को बार बार देखें, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक्स।